नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की बात में। मैं हूं अंकित। बिहार में चुनाव नज़दीक है, सीट शेयरिंग पे बातें चल रही हैं। अमित शाह ने बैठक बुलाई थी। इस बीच जीतन राम मांझी का एक बयान आया। जीतन राम मांझी ने कहा कि कम से कम 20 सीट तो हमको दीजिए, इतनी मिले ताकि हमारी इज्जत बची रह जाए। इज्जत बचने की बात इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि मांझी की पार्टी वो चाहते हैं कि प्रदेश स्तर की पार्टी बने, राज्य का दर्जा उनकी पार्टी को मिल जाए, जो कि अभी तक नहीं मिला है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद चिराग पासवान ने क्या बयान दिया वो भी बताएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि खुले मन से ये सब नहीं बात करनी चाहिए, अंदर मांगनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान के जीजा लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको 43+ सीटें चाहिए बिहार में। जब चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं इस तरीके की बातें करते हैं, अरुण भारती बात करते हैं, उस वक्त ये चर्चा जोरों पर होने लगती है कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में आपसी सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य की कमी है। और फिर यह बात भी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठबंधन और सीट शेयरिंग का फाइनल होते होते एकाध अलग ना हो जाए। तो पहले हम बयान सुनेंगे, उसके बाद फिर हमारे जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और फिर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बिहार में इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है। सुनिए बयान। प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उस सबसे ज्यादा भीड़ वहाँ हुई। और वहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सैकड़ों के लोग गंजी टोपी और पट्टा से ऐसा साबित कर दिए कि लगता था कि आधा से ज्यादा भीड़ हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का है। मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। प्रतिबंधित पार्टी है, हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि 6% वोट टोटल वोट पोल का ले आवे, और दूसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 7-8 विधायक चुनाव जीत के चले आवे। ये है, और इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमको कम से कम 20 सीट लड़ना चाहिए। वहाँ प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहाँ 20 सीट विधानसभा में दें। ठीक बात है, हर दल अपनी तरफ से बात रखेगा, पर मैं सार्वजनिक ये चर्चा करने का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा। मैं मानता हूं कि गठबंधन के भीतर सीटों की बातचीत पहले होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग सार्वजनिक चर्चा करें। पर उन्होंने सीटों की संख्या का जिक्र सार्वजनिक तौर पे किया है। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर भी जब ये चर्चा होगी, हर दल को उचित सम्मान के साथ भागीदारी मिले, इस बात को एनडीए जरूर सुनिश्चित करेगा। नेतृत्व के गैप को भरने के लिए आज के दिन में कोई अगर सबसे सक्षम नेता, युवा नेता और ऐसा नेता जिसके ऊपर कोई एक दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो जंगल राज की विरासत लेकर के नहीं आता है, साफ सुथरी ईमानदार छवि का, जिसके पास विजन है, कर्मठ है और बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को खुशी की बात यह बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के लोगों ने न सिर्फ स्वीकार्यता जताई है, न सिर्फ आशीर्वाद दिया है, बल्कि अगले बिहार के मुखिया होने के तौर पर उनको जिम्मेदारी देने के लिए भी उन्होंने स्वीकार्यता दी। तो चिराग के सांसद कह रहे हैं कि बिहार के अगले मुखिया के तौर पे जिम्मेदारी देने के लिए समर्थक या जनता तैयार है चिराग पासवान के लिए। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को खुले मन से सीटों की मांग या इस तरह की मांग नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी में ये बात करते हैं कि नहीं, हमको सीटों की जो बातें हैं वो बैठक में तय करनी चाहिए, या फिर ये साफ है कि मांझी और चिराग पासवान में एक विवाद है, एक मतभेद है जो बीच बीच में खुलकर सामने आता है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगाती हैं कि इस पार्टी में आपसी सामंजस्य की कमी है। चिराग पासवान को नीतीश कुमार से भी दिक्कतें दिखती हैं, अभी भी दिखी। कई बार चिराग पासवान ने पत्र भी लिख दिया कानून व्यवस्था को लेकर और कई कमेंट भी किया बिहार सरकार पर। तो बात करने के लिए कुछ मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर में बिहार में चल क्या रहा है। बात करने के लिए मधु मंजरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, आरजेडी से हैं,
और एलजेपीआर से कुमार सौरभ सिंह हैं, पिंटू रजक जी हैं, प्रवक्ता हम और वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज भारती। आप सभी का स्वागत है सर। हम पहला सवाल जो करेंगे कुमार सौरभ से ही करेंगे। सौरभ जी, आपकी पार्टी या चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि खुले मन से ऐसा नहीं कहना चाहिए जीतन राम मांझी को, सीटों की मांग नहीं करनी चाहिए, पार्टी की मीटिंग में बात करनी चाहिए। लेकिन आपके ही सांसद ये कह रहे हैं कि उनको मुखिया बनाना चाहिए या मुखिया की मांग हो रही है, या ये कहते हैं कभी कि 43+ सीटें चाहिए। इस तरीके के दावों से क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये दावा जदयू को और मांझी को परेशान नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के, देखिए अंकित जी, चुनाव अब मुश्किल से 1-1.5 महीने दूर है और इसमें सभी राजनीतिक दल, एनडीए के अंदर भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। एक गठबंधन के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर, जो हम विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा में सभी 5 दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, आज ही मुजफ्फरपुर में हम लोगों का प्रमंडलीय सम्मेलन है जिसमें लगभग 30 से अधिक विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर में जुट रहे। तो देखिए, ऐसे में चिराग पासवान जी के पास बड़ा दायित्व है केंद्रीय मंत्री के तौर पर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और एनडीए के सबसे वरिष्ठ बिहार से 5 नेताओं के तौर पर उनके अपने विचार हैं। लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही विचार से फाइनली सब लोग चलते हैं, पार्टी चलती है। लेकिन मेरे प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी ने जो बात कही, उन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी गठबंधन में कोई भी कैलकुलेशन जो होता है वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट के आधार पर होता है, आंकड़े के आधार पर होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि भाई, हमारा कभी बैकग्राउंड नहीं रहा है। आज तक 2000 में पार्टी का गठन हुआ और 2005 से लेकर 2025 जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी अर्स्टवाइल या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वर्तमान, कभी भी हम जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव नहीं लड़े हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि इस बार एनडीए में एक मजबूत घटक दल के तौर पर एक पैन बिहार जिस पार्टी के प्रेजेंस है, और बिहार से बाहर भी झारखंड हो या अन्य राज्य हो उत्तर पूर्व के, वहां भी हमारी पार्टी का प्रेजेंस है। दिल्ली में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, हम सीट नहीं जीत पाए बट हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि भाई, हम 2020 के चुनाव में 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2015 के चुनाव में हम 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और 2025 के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये 43 और 137 के बीच की संख्या हमारी होनी चाहिए। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी, उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया कि हमें आपको इतनी क्या सीटें लगता है मिलनी कि चाहिए। मैं 1 मिनट बस इसमें जोड़ना चाहूंगा जी, कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के उस चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, क्लियर हमको नहीं बता सकते कितनी सीट मिलेगी या चाहिए। आप लोगों के आपस में क्या चर्चा होती है? जैसे हम ये कहें कि अगर 243 सीट ही है, 200 सीटें आप मान चलते हैं कि बीजेपी जदयू को है जो चलती आई है और दावा है, उससे छेड़खानी वो लोग करेंगे तो आपस में यही होगा कि सर फुटबॉल की बात आ गई। तो फिर 43 सीटों में आप लोग को कैसे मतलब मुझे नहीं लगता कि 30+ भी मिल सकती है। आपको संभावना लगती है कि 30 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? देखिए अंकित जी, कितनी खूबसूरती से आपने स्टूडियो में बैठकर ये तय कर लिया कि 200 सीटें डिसाइड हो चुकी है, बाकी 43 में आप बांट दो। देखो, ऐसा इस प्रकार का कोई विमर्श एज ऑन डेट आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। पहली मैं वही सुनना चाहता हूं कि क्या इस लेवल पे भी चीजें हो सकती हैं कि उनकी सीटें भी कम की जाए? देखो, रेटरिक और रियलिटी दोनों में यही फर्क है कि एज ऑन डेट औपचारिक तौर पर एनडीए के 5 घटक दल के शीर्षस्थ नेताओं के साथ बैठकर किसी भी प्रकार के आंकड़े में अभी कोई क्लैरिटी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई आपने कैसे अराइव कर लिया 43 पर, तो भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन का आधार रहा होगा जिसके आधार पर हमारे आदरणीय प्रभारी अरुण भारती जी ने यह विषय रखा, और वो उसका परिप्रेक्ष्य 2015 के चुनाव में हमारे जो है 14 में 6 सांसद थे, ठीक है, और एक जो है राज्यसभा की सीट थी। तो उसके हिसाब से अगर हम 6 सीटों का आंकड़ा आता है एक लोकसभा के आधार पर, तो 42 सीटें हैं, हमें 43 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में
हमें जो है हमारे पुनः जो है 6 सांसद थे और हमारे श्रद्धेय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी चुनाव नहीं लड़े थे, वो राज्यसभा की सीट पे चले गए थे, तो फिर से 7-6-42 की का सीट है। ये अलग बात है कि हम एनडीए के पार्ट नहीं थे और हम 137 सीटों पर चुनाव लड़े 2020 में। वर्तमान में भी नवादा की सीट हमारी सिटिंग सीट थी जो है, तो अब वो कहीं ना कहीं गठबंधन के स्तर पर हम 5 सीटें लड़े, एनडीए में हमें 5 सीटें मिली और एक राज्यसभा की सीट जो श्रद्धेय संस्थापक जी की थी वो भी अभी तक कहीं फिल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ता के तौर पर, और बिहार के सह प्रभारी का भी दायित्व है मेरे पास एक प्रवक्ता के साथ साथ, तो मुझे जो समझ में आता है कि आदरणीय प्रभारी जी ने जो विषय रखा है वो कोई गठबंधन के आधार पर चर्चा की गई विषय को नहीं रखा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के और दल के एक प्रभारी के तौर पर एक कैलकुलेशन जो उनके कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में होगा उसके आधार पर उन्होंने वो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जैसा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि गठबंधन के स्तर पर इस प्रकार की चर्चा जब तक नहीं हो रही है तब तक सामान्यतः सबको बचना चाहिए। ठीक है। अब फिर आपके भी अरुण भारती को ये दावे नहीं करने चाहिए मुझे लगता है। मैं हम प्रवक्ता के पास चलूंगा, फिर बाकी के मेहमानों के पास भी चलूंगा। अब ये यही है, सॉरी अंकित जी, यही है कि अंडा पहले या मुर्गा पहले। नहीं, वो बात ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि अपने दावे भी फिर थोड़ा सा शांत रखने चाहिए ना। जी पिंटू जी के पास चलेंगे। पिंटू जी, आपकी पार्टी मांझी जी का एक बयान मैं कोट करता हूं। मांझी जी ने कहा था कि चिराग पासवान पे डायरेक्ट उन्होंने ये कमेंट किया था कि वो जहां भीड़ लेके जाते हैं फिर वहां पे भीड़ रहती है, फिर एक भीड़ होती है जो पीछे वो आगे खड़ी होती है, फिर दूसरी पीछे वाली भीड़ आगे कवर करके उसके आगे जाती है, इस तरीके से, और इनकी पार्टी में उतना भीड़ नहीं रहता है। आज के बयान में उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की बड़ी रैलियां होती हैं उसमें लगभग आधे लोग हमारे दिखते हैं। इसके पहले एक बयान आया था कि इमामगंज सीट पर चिराग पासवान ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, इस तरीके के भी बयान आए थे। तो इसको कैसे न माना जाए? अगर राजनीति पे हम यहाँ पे चर्चा करने बैठे हैं तो कैसे हम न माने कि आप लोग आपस में सामंजस्य नहीं है और आपसी विवाद है, या एक डर है कि कहीं चिराग पासवान को जिस तरीके से इन्होंने समीकरण बताया कि 35-40 सीटें मिल गई, तो फिर आपके लिए क्या है? आपके लिए 5 सीट, 7 सीट, 8 सीट, आपको भी 20 दे देंगे तो 50 हो जाएगा वो, फिर उधर भी 10 दे देंगे तो 60 हो जाएगा, तो कहां से आएंगे इतनी सीटें? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित मिश्रा जी। हाँ। जो हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय हैं जीतन राम मांझी जी, बिल्कुल बेबाक बातों के लिए जानते हैं। आप देखे होंगे कि सत्ता में रहते हुए बहुत सारी ऐसी बातें बोलते थे, और जो विरोध का उनका जो तरीका होता है, जो बात करने का जो तरीका होता है, वो बिल्कुल सार्वजनिक मन से बोलते हैं। और जो ये पीड़ा जो बोल रहा है कि 20 सीट, वो चाहे उन्होंने बोला है कि एक बयान दिया सार्वजनिक चीजों में, तो वो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। जहां जहां अभी देख रहे होंगे कि ग्राउंड लेवल पे एनडीए का जो विधानसभा सम्मेलन चल रहा है, तो ये बात सही है कि आप मधेपुरा से लेके पूर्णिया से लेके आप मगध के इलाके तक जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, क्योंकि जो पार्टी का लीडरशिप है आदरणीय जीतन राम मांझी जी का एक लंबा अनुभव है, कोई किन्हीं से छुपा हुआ नहीं है, कि एक लंबा अनुभव रहा है। तो कार्यकर्ता इतने उत्साहित, उन्होंने कहा कि अगर 20 सीटें देंगे तो हमारी पार्टी का एक मान्यता प्राप्त होगा। वो दर्द वो बता रहे हैं कि हमें 20 सीटें क्यों चाहिए। तो उनके यहाँ जो दबे कुचले लोग जो हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई बड़े लोग नहीं है उनके यहाँ लड़ने के लिए, उनके कार्यकर्ता के भरोसे इतनी पार्टी यहाँ तक आई है। और रह गई बात चिराग पासवान जी की, उपेंद्र कुशवाहा जी की, ये हम लोग के अभिन्न अंग है। उन्होंने कभी इस तरह का टीका टिप्पणी नहीं किया। सब दल के अंदर कोई कोई बातें होती है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए के 5 दल बिल्कुल एक पांडव की तरह मजबूत है और सब मंच पे हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर आते हैं। इमामगंज की बात कह रहे थे, इमामगंज में क्यों नहीं गए चिराग पासवान जी? लेकिन ऐसा तो नहीं था कि बिना चिराग पासवान के ही हम लोग इमामगंज चुनाव जीत गए। उनकी पार्टी के जितने ग्राउंड वर्कर थे, उन्होंने कदम में कदम मिला के, हाथ मिला के चला, तभी वहां की दीपा मांझी चुनाव जीती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी चीज है, देखिए, हर दल का एक मुखिया होता है, उनको लगता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा अगर विधायक चुन के जाएंगे तो हम अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, एक सबसे गरीब परिवार का नेतृत्व करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व कर रहे हैं जो सबसे निचला तबका का मांझी समाज होता है, दलित समाज होता है, उनका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर ये बात वो अगर सार्वजनिक सभा में कहते हैं कि मुझे 20 सीटें चाहिए, वो गलत क्या कहते हैं? अब रह गई समन्वय की बात, तो ये शीर्ष नेतृत्व बैठ के बिल्कुल तय करेगी कि हमें 10 सीटें मिलेगी, कि 5 सीटें मिलेगी, कि 4 सीटें मिलेगी। लेकिन बिल्कुल एक चीज ध्यान रखिएगा,
महागठबंधन अभी तक, सीट की बात तो छोड़ दीजिए, इनके जो मीटिंग है, इनकी जो रैलियां हैं, जो तैयारियां हैं, बिल्कुल सुन है, लेकिन हम लोग एक चल चुके हैं, विधानसभा से लेके परमंडल से लेके हम लोग रैलियां कर रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हमारे हैं पांचों दल का, बिल्कुल आपस में समन्वय है, और एक समय आएगा कि हम लोग आपस में बातचीत करके तय कर देंगे, सीट कोई मसला नहीं है। अंकित चलिए, मिश्रा जी। ठीक। मधु मंजरी जी के पास चलेंगे। आपके यहाँ मधु जी ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आपके यहाँ सामंजस्य की कमी है। आपको क्या लगता है कि इधर सामंजस्य की कमी है कि आपके तरफ है? आपके यहाँ भी तो बड़ी डिमांड है। मुकेश सहनी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए। मतलब चुनाव हुआ नहीं, सीट का पता नहीं चला, डिप्टी सीएम का पोजीशन लगातार मांग रहे हैं। और मुकेश सहनी को कितनी सीटें आप लोग देंगे ये भी सोचना पड़ेगा। इधर तो 40 सीटों की बात हो रही है, मुकेश सहनी भी 50+ सीटें मांग रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ दावेदार कांग्रेस भी है, वो भी मांग रही है कि 90 तक, लगभग 90 से कम सीटें हमको नहीं चाहिए, या जो भी पुरानी सीट है उसको रिपीट करें। और फिर आपके यहाँ लेफ्ट की भी पार्टीज हैं। कैसे आप लोगों के यहाँ क्या स्थिति है फिर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी जो भी अलायंस में होते हैं, या तो महागठबंधन में हो या एनडीए में हो, हर किसी की अपनी एक डिमांड होती है और वो अपना डिमांड रखते हैं, मांगते हैं। लेकिन जब अपना समन्वय कमेटी बनता है, उसमें तय होता है कि किस पार्टी को कितना टिकट जाएगा और किस पार्टी को कहाँ का टिकट जाएगा, कहाँ जाएगा और कैसे मिलेगा। तो वो तो समन्वय कमेटी बना मिला करके करती है। लेकिन जहाँ बात होती है कि बाहर खुल करके बोलने का, तो मतलब हर पार्टी अपना एक मतलब उसको क्या बोलेंगे, वर्चस्व बनाने की, या तो फिर एक मांग रखने की, या फिर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे, इसके लिए लोग ऐसा करते हैं कि अब ताकि उनके जो पार्टी है, अपनी जो पार्टी है, उसमें उनके कार्यकर्ताओं में लगे उत्साह बना रहे कि हाँ, हमें इतना सीट मिल रहा है, हम यहाँ लड़ सकते हैं। क्योंकि हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पूरे की पूरी सभी सीटों पे वो तैयारियां करते हैं। क्योंकि अगर जब गठबंधन में है तो कोई भी कैंडिडेट है, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है, तो वो पार्टी का कैंडिडेट होता है, वो गठबंधन का कैंडिडेट होता है, तो इसलिए उसको जिताना जरूरी है। तो हर पार्टी हर जगह पे, और एक ये लोकतंत्र है, सबका एक अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाना है, अपनी पार्टी को एक प्रदेश लेवल का पार्टी बना करके रखना है, उनका सिंबल बना रहे, उसके लिए काम करना है। तो बहुत जरूरी है कि एक उनका मांग होता है, लेकिन एक समन्वय कमेटी बना करके, और हमारे यहाँ खास करके मैं देख रही हूँ कि सब लोग एक समन्वय कमेटी भी बन गया। का नाम सीएम के तौर पर नहीं आ रहा है, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए समन्वय कमेटी बना, उसका अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया। आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी। यादव जी एक चेहरा है, लेकिन हर बार हर जगह हर मंच पे कहीं भी अगर बड़े नेता से माइक लगा के पूछता है कि आप किसे सीएम बना देंगे, तो जरूरी नहीं क्या, लेकिन अब जब हमारे किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में अगर संयोजक बनाया गया और अध्यक्ष उसका बनाया गया, तो पता है कि हाँ नहीं पता है, तो ठीक है, वो तो ठीक है। राहुल जी हैं या कोई बड़े नेता है, बार बार वो जवाब नहीं देंगे ना। इंटरनल चीजें, इंटरनल बातें होती है, उस पर हम लोग काम करें, हमारे यहाँ काम चल रहा है। मधु जी, मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता क्लियर करते हैं कि हाँ हमारे नेता हैं, अभी दिलीप जायसवाल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 2025 का 2030 भी ले लो, अगर स्वस्थ रहेंगे तो नीतीश कुमार ही हमारे सीएम है और चेहरा है। आप लोग भले ही कहते रहे, लगातार विपक्ष ये कहता है कि नीतीश कुमार का यूज किया जा रहा है, लेकिन आपके यहाँ तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर दे रहे हैं। वही राहुल गांधी है ना जिसको अभी तक ये माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस का नेता उनको नहीं कहा जा रहा था पूरी तरीके से, और लालू यादव खुद पीछे हटे। लेकिन आज तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। इस बात से आप सहमत हैं? आवाज आपकी कट रही है। तो समन्वय कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, इसका मतलब है कि वही चेहरा पे लड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये की बात करते हैं तो चिराग पासवान जी अलग बातें करते हैं, मांझी जी अलग बातें करते हैं, और जो बीजेपी है वो तो बोलती है। ठीक, आवाज शायद कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैं आपस में चल रहा है कि छोटी छोटी बातों में ही आपस में समन्वय नहीं इन लोग का बन रहा है, ये देखने को मिल रहा है। चीजें आ रही है उभर करके। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना एक पार्टी दूसरे पार्टी को हराने वाला। पिछले बिहार विधानसभा में भी देखेंगे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को हराने में लगा हुआ था।
तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग साथ में मिल करके लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे और सब तो साथ ठीक है, में पंकज मिलकर। भारती जी के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से अभी हमने तीनों का बयान सामने भी रखा और अब हमारे दर्शक भी सुन ही रहे हैं, दर्शकों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि राजनीति पे अब ये हो गई राजनीति, अब थोड़ा सा उस पर विश्लेषण करने की बारी है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि 3 तरह के बयान हैं, जिसमें से चिराग पासवान की पार्टी का अपना दावा है, बात वो ये भी कर रहे हैं कि हम कितनी बड़ी पार्टी हैं, हमारी पहले कितनी सीटें थी, इतनी सीटों पे हमारा दावा है, और बात हम जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि चिराग पासवान कह रहे हैं खुले मन से नहीं करना चाहिए। आपको अभी क्या स्थिति दिखती है कि अगर 43 सीटों पर 43 सीटें मिलती हैं, हालांकि सौरभ इससे सहमत नहीं, वो कह रहे हैं कि जदयू बीजेपी की भी कम हो सकती है, क्या स्थिति बन सकती है और कितनी सीटें, क्या ये संभव हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को 35 प्लस सीट मिल जाए या 30 प्लस सीटें मिल जाए? अंकित जी, पहले तो अभी जो आपने अरुण भारती जी, जीतन राम मांझी जी का जो बयान सुनाया, तो उनके बारे में बस 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा कि इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं भी ये दलील, इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। तो कुल मिलाकर जो वहां स्थिति देखने को मिल रही है कि हम कह सकते हैं कि गठबंधन के अंदर भी, हम यहाँ दोनों गठबंधन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर दावानल फैला हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बड़ी चतुराई से यहाँ पर जो बैठे हुए हैं दोनों प्रवक्ता पिंटू जी और सौरभ जी बड़ी चतुराई से बता रहे हैं कि ऑल इज वेल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रही बात, ठीक है, दावे अपने अपने होते हैं, सभी लोग अपने अपने दावे करेंगे, सीट की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एकोमोडेट सबों को 243 सीटों के अंदर ही करना है। उस स्थिति में जो है, तो अगर अब जैसे कि बात कर रहे हैं, कल तक जो बड़े भाई और छोटे भाई का फंडा था, आप देख लीजिए कि किस तरह से विरोधाभास लगातार पैदा हो रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, तो सीटों को लेकर के विरोधाभास की भी स्थिति पैदा हो रही है। जो कल तक बड़े भाई और छोटे भाई थे, अब वो जुड़वा भाई में तब्दील हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि जो जुड़वा भी बच्चे होते हैं तो चंद सेकंड का फासला जरूर होता है। तो खैर ये जुड़वा दोनों भाई की बात है। अब रही बात ये जो छोटे भाई हैं चिराग पासवान जी जो हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो है 2015 को अपना आधार बना रहे हैं, और अगर इनके हौसले बुलंद हैं और अगर इनकी मांग अगर बड़े ये अगर कारगर तरीके से रख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 2024 में जो इनको सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में 100% इनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसी हिसाब से ये भी बात कर रहे हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन अब सवाल वही होता है कि फिर मान लिया मांझी जी, अपने मांझी जी का भी अभी दर्द सुना, वो बड़ा इमोशनल कार्ड खोल रहे हैं कि अगर जरा सी भी माने एनडीए में सहानुभूति हो उनके प्रति, तो कम से कम 20 सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो कुल इस तरह की बातें हैं। फिर क्या कहते हैं, रालोमो है वहां पर, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है। तो इस स्थिति में मेरा एक सवाल इसी में एड ऑन सर कर देता हूं, मैं जोड़ देता हूं कि जब आप वैसे परिदृश्य में देखें कि अभी तक जो बैकग्राउंड रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, लोकसभा चुनाव में जो चीज़ें चली, लोकसभा चुनाव में इस तरीके के आरोप लगे कि उपेंद्र कुशवाहा की वोटों को डिस्टर्ब किया गया, एक ही सीट मिली थी वो भी वो चुनाव हार गए। क्या इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को भी बराबर में खड़ा किया जाएगा, हम या एलजेपीआर के, या फिर कुछ ऐसा है कि उनके लिए कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि वो बयान नहीं दे रहे हैं, इस बयान के गेम में वो नहीं दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? पहले तो लोजपा की बात कर लूं, इसके बाद मैं आपके उस सवाल के जवाब पर भी मैं आऊंगा। तो लोजपा की जो स्थिति है, उस स्थिति में निश्चित तौर पर ये जो समीकरण बता रहे हैं सौरभ जी जो अभी बतला रहे, तो इस हिसाब से इनका जो है दावा 30 सीटों पर तो बनता ही बनता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर समस्या ये है कि अगर इनको 30 सीटें दे दी जाए, तो फिर बाद बाकी 2 लोगों को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा। तो ये ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये जो 43 सीट का दावा कर रहे हैं, ये इनकी मंशा शायद पूरी हो पाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और रही बात, आपने जो उपेंद्र कुशवाहा की बात करी, तो आप एक सच्चाई जान लीजिए बिहार की राजनीति की, कि निश्चित तौर पर आज की तारीख में कुशवाहा समुदाय जो है वो हॉट केक है, खास करके इस चुनाव में। और किसी भी दल की
किसी भी दल उस स्थिति में नहीं होगा कि कुशवाहा समुदाय की वो अनदेखी कर सके। क्योंकि एनडीए जो है उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में शाहाबाद के इलाके में भुगत चुकी है। और अगर यहाँ अनदेखी होती है उपेंद्र कुशवाहा की, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत करने के लिए, उस बिरादरी का स्वागत करने के लिए तेजस्वी और महागठबंधन तैयार होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए ये गलती करेगी। और जहां तक संभव हो सकेगा, और जहां तक सीट की बात है, तो अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को 10 सीटें ही मिल जाएगी, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, उनको सम्मानजनक स्थान जरूर दिया जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंकित जी। ठीक ठीक है, सौरभ जी के पास कुछ जवाब हैं, 2 लोगों के जवाब हैं, वो भी जाएंगे। और एक सवाल इसमें ऐड भी कर देते हैं सौरभ जी, उपेंद्र कुशवाहा की बात पे ही, कि दावा, इसीलिए आपके दावे पर जो राजनीतिक चर्चा है और एक बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर इतनी सीटें देंगे तो बीजेपी, जदयू या उपेंद्र कुशवाहा या इनके लिए क्या बचेगा? इसको ऐड करके अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि आवाज कम। अभी भी चाहे लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव हो, इस प्रकार का स्पेकुलेशन जब तक कि औपचारिक रूप से बैठक नहीं हो जाती है या चर्चा नहीं हो जाती है और उससे जो निष्कर्ष निकल कर नहीं आता है, ये बना रहेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और मैं इसको कोई डिनाई भी नहीं करूंगा, इसका खंडन भी नहीं करूंगा। 2-3 महत्वपूर्ण बातें यहां कही गई है। देखिए, पहली बात, मेरे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, उनकी एक बात में थोड़ा सा संशोधन करूंगा। देखिए, एनडीए की जो वर्तमान राजनीति है उसमें किसी एक स्पेसिफिक कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, कम से कम एनडीए पर तो ये नहीं आप आरोप लगा सकते। रही बात आदरणीय कुशवाहा जी की, तो देखिए, हम शाहाबाद का चुनाव या काराकाट का चुनाव या आरा का चुनाव या बक्सर का चुनाव या औरंगाबाद का चुनाव, ये हम इसलिए नहीं हारे कि वहां कोई एक वर्ग विशेष का वोट जो है वो हमको नहीं मिला है। और मैं, आप कहें तो मैं आंकड़े से इसको बता सकता हूं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दे रहा हूं। पहले चरण के चुनाव में से लेकर आखिरी चरण के चुनाव तक, खासकर जो 7 सीटें थी मगध और शाहाबाद की, स्पेसिफिकली दक्षिण बिहार की, वहां एक प्रोपेगेंडा जरूर चला। उसके लिए मैं क्रेडिट दे सकता हूं विपक्ष को। वो था एक फॉल्स नैरेटिव, एक फेक प्रोपेगेंडा कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। और उसमें कुछ एक चीजें जो हो सकता है कि उसको एनडीए के स्तर पर एक समन्वय की कमी रही है, इसको भी हम स्वीकार करेंगे कि उसको जो काउंटर करना चाहिए था उसको हम काउंटर सही समय पर नहीं कर पाए। और शायद यही कारण है कि अगर आप बिहार के आधुनिक बिहार के राजनीति का अध्ययन करेंगे तो पिछले 30 वर्षों में कम से कम मुझे नहीं याद आता है कि प्री पोल में, चुनाव के पहले कभी भी एक गठबंधन में 5 जो दल हैं उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, ये दूसरी बार बिहार का हम लगभग दौरा कर रहे हैं। पहली बार जिलावार 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष गए और कोई भी इस प्रकार का जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट करने का हम काम करेंगे। और अभी 243 सीटों पर 5 दलों के 14 टीमें बनाई गई हैं और लगभग आधे विधानसभा में, लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा को हम कवर कर चुके हैं। अब आपकी बात आ रहे हैं कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आदरणीय मांझी जी हों या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हों या जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो इस चीज को लेकर मतलब कहीं से भी संशय में है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन भी ये 5 दलों के शीर्ष नेता आपस में बैठ जाएंगे, इट बी अ मैटर ऑफ 24 आवर्स, विल बी होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ बताएंगे कि इतनी सीटें इनके पास है और इतनी सीटें हमारे पास है। सिंपल सा है। आज के दिन में बिहार में, आखिरी के आपके 45 सेकंड ले रहा हूं, देखिए, बिहार में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से संगठन के स्तर पर 5 दल धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। जो बार बार बिहार में डबल इंजन की बात की जाती है, तो मैं आपको आपके माध्यम से बिहार के 14 करोड़ लोगों को ये कहना चाहता हूं कि देखिए कैसा डबल इंजन है। फ्रंट इंजन संगठन के लेवल पर, जिला और विधानसभा के स्तर पर अपना जो है संवाद सीधे जनता से कर रहा है, और एक और इंजन जो है वो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, सीएमओ में बैठकर लगातार
कैबिनेट की मीटिंग में बिहार के लिए विकासोन्मुख जो योजनाएं हैं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर कैसे बिहार के 14 करोड़ लोगों के पास 125 यूनिट बिजली मिले, उनका पेंशन कैसे बढ़े, उनका मानदेय कैसे बढ़े, इस प्रकार की जितनी भी, अभी कल 5 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है। तो इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम है वो एक तरफ हम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ भाई जिसका कोई जनाधार नहीं है बिहार में, कांग्रेस पार्टी का, वो जिनके आधार पर राष्ट्रीय जनता दल के आधार पर पिछले 30 वर्षों से या 20 वर्षों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे पर हमको अभी स्वीकार नहीं है, अभी पहले हम गठबंधन में सीट का बंटवारा कर लेंगे, उसके लिए प्रेशर बना लेंगे, तब कहेंगे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ये अच्छा, दूसरे हमारे सहनी साहब, आपको याद होगा पीठ में खंजर भोंकने वाला बयान 2020 के चुनाव में, और उनका उस समय भी मान और सम्मान एनडीए ने रखा था, उनको 10 सीटें आखिरी के समय में देकर, एक नेता हैं, एक वर्ग के को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं, तो उनको भी सम्मानित उस समय भी तब के एनडीए ने ही किया था। ठीक ठीक ठीक, आपके आरोप हैं तेजस्वी यादव और जो भी उनकी पार्टी हो नहीं समझ में, मधु मंजरी के पास आएंगे, पिंटू रिजक के पास, आरोप नहीं है, हाँ फैक्ट है, फैक्ट है। मधु जी, क्या आप मानती हैं कि ये फैक्ट है? सवाल पिछली बार क्लियर नहीं हो पाया था, आपका जवाब भी थोड़ा सा उसमें कट रहा था, मैं इस बार इसको ऐड ऑन कर देता हूं कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पे दावे के साथ राहुल गांधी कह दें, बड़ा नेता कह दें कि ठीक है तेजस्वी यादव हमारे सीएम फेस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सीट बंटवारे को लेकर जो भी चीजें आपके कयास चल रहे हैं, उसमें कुछ लूप होल जो दिख रहा है वो कभी पप्पू यादव के तौर पे दिखता है, पप्पू यादव भले ही तारीफ कर देते हैं लेकिन फिर वो दिखता है कि फिर से वो नाराज हो जाते हैं, और फिर यह दिखता है कि कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव चाहते नहीं कन्हैया कुमार आए या चुनाव लड़ें, इसलिए उनको बाहर बाहर भटकना पड़ता है, प्रदेश से बाहर वो की पॉलिटिक्स करते हैं, कभी कभार भले यात्रा में दिख जाएं या एक साथ तो कम से कम नहीं ही दिखते हैं। तो क्या ये कंफ्यूजन है? बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर आप उलझे हुए हैं और ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपके नेता कौन है और किसके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी, मैंने पहले ही बोला है, समन्वय कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है, और ये अध्यक्ष बनाने का मतलब या संयोजक बनाने का मतलब है कि चेहरा वही है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में हर किसी को कोई माइक ले जाए बड़े नेता के पास और वो उसकी बात करेंगे। ये सारी बातें जो हैं आपस की बातें होती हैं, आपस में लोग बैठकर बात करते हैं, और जहां बात आती है वीआईपी पार्टी के आदरणीय मुकेश सहनी जी का, उस तरह से तो आप पिछली बार भी आप देख लेंगे कि लोकसभा में भूपेंद्र कुशवाहा जी कहीं और थे, कोई कहीं और रहता है, फिर तो इसकी बातें नहीं की जा सकती है। लेकिन जहां आपस में बैठकर बात करने की बात होती है, आपस में गठबंधन में, महागठबंधन में बैठकर बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातें क्लियर है, और बहुत जल्द आप लोग के सामने भी आ जाएगा कि कौन किस सीटे पे कितने सीटे पे लड़ेंगे और कौन कहां से लड़ेंगे। तो हम लोग का आपस में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब लोग एक साथ ये बात तो ठीक है, ये तो पिछले बयान में भी आपने पिछले बयान में भी दिया था। मैं कुछ, मेरा सवाल डायरेक्ट सवाल था, मैंने कुछ नाम गिनाए, मैंने नाम गिनाया कन्हैया कुमार का, मैंने नाम गिनाया पप्पू यादव का, मैंने नाम गिनाया मुकेश सहनी का। तो अब ठीक है, सामंजस्य सब कुछ ठीक है। हाँ, कन्हैया कुमार जी हो या तो पप्पू यादव जी हैं, वो दोनों कांग्रेस के हैं, वो उनका क्या है, कहां से लड़ेंगे, क्या करेंगे, ये कांग्रेस समझेगी, ना कि आरजेडी समझेंगे। अब आरजेडी में कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, कौन किस सीट से लड़ेगा, ये आरजेडी समझेगी। तो वो कांग्रेस का मामला है, ना कि आरजेडी का मामला है, ना कि महागठबंधन का मामला है। वो प्रॉपर वो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में कहां से उनको लड़ाना चाहती, बिहार से लड़ाएंगे कि बिहार से बाहर से लड़ाएंगे। और एक सवाल और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे भाई साहब ने कुछ बोला था कि कास्ट की बात करते हैं, तो जो कुशवाहा कास्ट है, जो कुशवाहा जाति है, क्योंकि मैं खुद भी कुशवाहा जाति से आती हूँ, इसलिए तो बिहार जो लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा एनडीए का, सॉरी घटा एनडीए का और बढ़ा महागठबंधन का, तो कहीं ना कहीं ये कास्ट जो है महागठबंधन की तरफ, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से इनको
सम्मान मिला, 7 सीटें मिली बिहार में। तो इस तरह का ये कास्ट जो है जागरूक कास्ट है, पढ़ा लिखा कास्ट है, और ये समझता है सम्मान जहां मिला उसके साथ है। लेकिन आगे भी अगर जिस तरह से आप एक भी लोकसभा में बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया, इधर 7 टिकट मिला, तो इस तरह से तो हर जाति का एक अपना सम्मान होता है, और जहां सम्मान मिलता है उसके साथ जाते हैं। और बीच आरजेडी का नहीं, महागठबंधन का जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जहां 2 लाख से पिछले बार आ रहे थे, जहां 40,000 पे आ गए, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कास्ट का, किसी न किसी समुदाय का वोट मिला। ये आरोप भी है कि कुमार सौरभ की पार्टी जो है, सौरभ सिंह जी की जो पार्टी है, 2020 में अगर अकेले नहीं चुनाव लड़ी होती तो आपकी सीटें इतनी नहीं होती। इस तरीके के भी आरोप हैं, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर ये आरोप है। देखिए, हर बार हर सीट पे 10, 11, 9, 12, 15 लोग लड़ते हैं। अभी भी एक नई पार्टी उभर के आ रही है, वो भी लड़ेंगे। तो ये तो हर बार होता है, कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई लड़ता है, कोई ना कोई पार्टी नई पार्टी तो डायरेक्ट बोल रही है कि आप तीसरे नंबर पर रहेंगे। पिछले बार देखेंगे कि पुष्पम प्रिया भी आई थी, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग लड़े थे। तो ये हर बार होता है, ऐसा नहीं होता है ना कि एक पहली बार ऐसा कुछ हो गया, या हर बार होता है। अभी भी होगा, अभी भी कुछ लोग लड़ेंगे, कुछ लोग अपना एक सौरभ जी कुछ बोल रहे हैं, मतलब एक अपना गठन थर्ड फ्रंट बना करके लड़ेंगे। करना चाहता हूँ मैं, छोटा सा इंटरवेंशन से मधु जी को एक चीज के लिए करेक्ट करना चाहता हूँ। पहली बात कि देखो, आप 2020 का आंकड़ा उठा लीजिए, वोट का परसेंटेज का अंतर कितना था? 0.3%, 37.3 और 37.6, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। और उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर था वो कौन था? 6% लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो अगर आप, जिनको भी राजनीति की समझ है या अगर सैफोलॉजी की समझ है, तो 3 से 6% का वोट स्विंग एक इलेक्शन में सीटों के अंतर को लगभग 40 से 60 कर देता है। ये मेरा अपना अध्ययन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोकसभा के चुनाव के आंकड़े की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को 23.6% मिला और जनता दल यूनाइटेड को 21.8% मिला, लोक जनशक्ति पार्टी को 7.9% मिला। हम सिर्फ इन 3 दलों का ही वोट परसेंटेज अगर जोड़ लेते हैं तो मेरा वोट परसेंटेज मोटा मोटी 50% के पार हो जाता है। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि ये 19 का आंकड़ा है, और अगर 24 के आंकड़े को आप देखेंगे तो हमारे वोट परसेंटेज में बहुत फर्क नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि हां, हम एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव के कारण 7 सीटें हारे हैं, वरना हमारी सीटें लगभग 39 थी और 38 होती, इसमें कोई संशय नहीं है। एक सीट निर्दलीय पूर्णिया पप्पू यादव जीते हैं, और ये फिर एक ही सीट पर। मैं आंकड़े क्या आप जो है ना किसी को फेक नैरेटिव बोल करके दूसरा से, तो आप भी पुलवामा कांड का भी आप लोग ने फिर फायदा उठाया था, है ना। पुलवामा कांड का आप लोगों ने फायदा उठाया था। बार बार आप लोग भी वही वो क्या जो करते हैं वो तो महागठबंधन करते भी नहीं है, उसको सोचते भी नहीं है। आप लोग जो बार बार जो बोल रहे हो कि फेक नैरेटिव की बात कर रहे हो, आप लोग क्या करते हो? आप लोग हर बार किसी न इलेक्शन आने से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ कर देते हो ना, कि चाहे इमोशनल खेलना, इमोशनल गेम खेलना। भाई सामने लड़ नहीं सकता। फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के पिछले बिहार विधानसभा में आरजेडी उभरी थी, ये शायद भूल रहे हैं। और पिछले लोकसभा में भी हम कितने, जो भी हम पिछला लोकसभा से लेकर के इस लोकसभा में हम अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा। अब मैं बोल रही हूँ कि जहां 2 लाख से हारे थे वहां 40,000 पे ये एलजेपीआर खुद ही स्वीकार कर रही कि हम चुनाव नहीं लड़े होते तो आप किसी स्थिति नहीं होती। ये स्वीकार कर रहे हैं। आपको इस बात, आपने शायद मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मधु जी, आपने एक अब उसको रिपीट करिए, अपनी बात को ध्यान से आपने शायद सुना नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 14 के चुनाव में आप शून्य थे, हाँ 19 के चुनाव में शून्य थे आप, 24 के चुनाव में आपकी 4 सीटें आई हैं। वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो आप 18 से लेकर 21 तक आपका वोट प्रतिशत कांस्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं 19 का रेफरेंस मैंने भले ही दिया, बट 24 का आंकड़ा अगर आप उठा लेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। हम स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपका फेक एंड फॉल्स नैरेटिव 24 में चला, 19 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की भी बात करेंगे तो आप वोटों का अंतर आप देख लीजिए, और यही डिफरेंशिएटर
मैं बार बार कह रहा हूं कि लोक जनशक्ति, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जो कहते हैं कि हम एनडीए में नमक हैं, तो वो नमक इसलिए है कि अगर हम नहीं थे तो वोट का प्रतिशत जो था वो 0.3% का अंतर था, जिसकी बात बार बार विपक्ष भी करता है। और वो 6% वोट कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी का जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार और मजबूती से, क्योंकि उपेंद्र जी भी नहीं थे और चिराग पासवान जी भी नहीं थे, एनडीए का जो कंपोजिट वोट परसेंटेज है वो लगभग 65% आग लगाने का काम किया, ये आप मानते हैं ना? मैं इस प्रकार की बहस में नहीं करूंगा, मानते हैं ना? ये आप पूरी तरह से मानते हैं ना कि मोदी के हनुमान बनकर के, मोदी के हनुमान जो है नीतीश कुमार जी के लंका में आग लगाए, ये तो आप मानते हैं। तो फिर ये जो बात है अभी, तो फिर बार बार अभी भी देख लीजिए कि आप पीके को आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आप लोग मतलब प्रोजेक्ट कर रहा है बीजेपी, ये सबको दिख रहा है। तो जो भी चीजें आप जो बोल रहे हैं हर बारी कोई ना कोई पार्टी उभर के आती है, पिछले बार पुष्पम प्रिया भी उभर के आई, हर बारी कोई ना कोई उभर के आती है और वो काम करते हैं, लेकिन जिन पे लोग विश्वास करते हैं बिहार के लोग, वो आगे आते हैं। देखिए, मोदी का हनुमान जो है वो चाइना और पाकिस्तान के हनुमान बनने से बहुत बेहतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश ने उन्हें चुना है, हमारे नेता उनके कैबिनेट मंत्री के रूप में बिहार और देश की सेवा कर रहे हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी श्री राम स्वरूप नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ठीक सौरभ जी, आगे सवाल पे हम बढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि भगवान से तुलना कर दीजिए, मतलब कहाँ चले जा रहे हैं आप लोग? एक इंसान को भगवान से तुलना कर रहे हैं और आप श्री राम की बात कर रहे हैं। कोई इंसान श्री राम हो सकते हैं? श्री राम स्वरूप ही होता है, ये आप नहीं समझेंगे। कोई इंसान श्री राम हो सकते हैं? लक्ष्मण श्री राम को कहाँ लेके आ गए हैं? मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। इंसान को भगवान मत बनाइए, कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई इंसान भगवान नहीं सकता। राष्ट्रीय जनता दल कभी भी भगवान के नाम पे वोट न मांगती है ना आगे मांगेगी। उम्मीद भी नहीं है। कहाँ है आप? एक इंसान को आप भगवान कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं राम से। बिल्कुल राम भगवान से तुलना कर रहे हैं। हमारे लिए कहाँ चले गए आप? कितने गिर गए? मतलब कहाँ राजनीति चली गई है भाई? मतलब एक इंसान को भगवान की तुलना कर रहे हैं। नहीं, भगवान को इतना गिरा दिया आपने। बड़े भाई स्वरूप क्या बात कर रहे हैं? कोई आपका हनुमान बनता है, कोई राम बनता है, कहाँ गिरा दिया? राजनीति के लिए आपने कहाँ गिरा दिया? भगवान का इस तरह से कोई इस्तेमाल करता है क्या? मधु जी, जो राम है तभी कोई हनुमान है, इतनी समझ तो डेवलप करनी पड़ेगी। राम है तभी कोई हनुमान है, लेकिन कोई नेता हनुमान है, प्रधानमंत्री राम नहीं हो सकता। इसमें बात कीजिए पहले आप राम को कहाँ से कहाँ ले आए? क्यों राम पे राजनीति कर रहे हैं? क्यों राम पे राजनीति कर रहे हैं भाई? इंसान को भगवान बना दिया आपने। राम और सीता पर बना दिया। मत बोलिए, राम और सीता पर हो सकता है क्या? राम और सीता पर हो सकता है क्या? राम और सीता पर आप लोग तो मत बोलिए, ये नैतिक अधिकार आपको नहीं है। मैं क्यों ना? आपके आज से 11 साल पहले भी भगवान श्री राम थे और राम के मानने वाले लोग आज से 100 साल पहले भी थे, ना कि आज आप बीजेपी की सरकार आने के बाद राम को मानने वाले लोग हो गए। और राम और सीता को मानने के लिए कोई बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और बीजेपी जो राम के नाम पे कर रही है ना, और आप भगवान को बना दे रहे हैं, आप एक इंसान को भगवान बना रहे हैं। कहाँ गिर गए भाई? राजनीति के लिए कितना नीचे गिरेंगे आप लोग? ठीक है नीचे गिरेंगे आप लोग। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, राम भगवान जो भी चीजें हैं, संबंध को समझना आपके बस सौरभ जी, नहीं है, पिंटू जी के पास। नहीं, ठीक है, 11 साल से पहले ना भगवान। ठीक है मधु जी, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने शुरुआत किया कि ये मोदी जी के ये हनुमान है और उनके राम है। ठीक है, राम जैसे हैं, जिसको जिसमें जो दिखता है वो उनकी अपनी इच्छा है। हम प्रवक्ता हैं पिंटू रजक जी, इनसे मेरा ये सवाल है कि अगर चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के करीब हैं और वो दिखा भी किस तरीके से पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब सीट शेयरिंग हुई, सीट शेयरिंग के वक्त दिखा चिराग पासवान को खुल के बाकायदे सीटें मिली, बल्कि उनके चाचा अलग हो गए और चाचा अब खोज रहे हैं कि कोई पार्टी, शायद आरजेडी से बात चल रही है और आरजेडी के साथ हो सकता है चुनाव लड़े भी। लेकिन आप लोगों को एक सीट दी गई, अभी विधानसभा का चुनाव आ गया है, अभी भी रिक्वेस्टिंग मोड में दिख रहे हैं आपके नेता। क्या लगता है कि 10 सीट कम से कम मिल सकती है? कुछ इतनी आपकी खुल के आप अगर यहाँ पे बोलें कि हमारी डिमांड कितनी है, तो आप डिमांड के तौर पे कितना रख सकते हैं? एक फाइनल डिमांड बताइए।
अंकित मिश्रा जी, यही एनडीए की खूबसूरती है कि अगर हमें 1 सीटें मिलती है तो हम 100% जो स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से चुनाव जीत के जाके केंद्र में मंत्री बन सकते देखिए, हैं। एक आप साल यहाँ पे सब अच्छा अच्छा नहीं, बोल के नहीं जा सकते नहीं, हैं। अब अंकित जीतन राम मिश्रा जी, मांझी ने ऑन रिकॉर्ड माइक पे, मैं कहिए तो वीडियो ला दूं, जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको 1 ही सीट दी गई। उन्होंने दुख अपना जाहिर किया है बकायदा। नहीं, और नहीं, नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी दुख जाहिर किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरे चुनाव हारने के पीछे कौन कौन लोग थे ये भी मुझे पता है। तो आप यहाँ पे सब अच्छा बोल के तो नहीं निकल सकते हैं। नहीं, अंकित मिश्रा जी, मैंने कहा कि यही एनडीए की खूबसूरती है कि जिसको जितनी सीटें मिली, हम मांगने के लिए मांगेंगे 50, 60, 100 जितनी सीटें मांगे। मैं एनडीए की खूबसूरती बता रहा हूं। और जिस महागठबंधन का मुखिया अभी तक जो बोलते हैं सेहरा बनने के लिए, दूल्हा के लिए लोग अभी खींचतान कर रहे हैं, और एक बिहार में साइबेरियन पक्षी आया है। साइबेरियन पक्षी आता है, कुछ दिन रहता है, थोड़ा दाना चुगता है, उसके बाद चला जाता है। आप समझ रहे हैं इशारा किसकी तरफ है? एक साइबेरियन पक्षी कहां से नहीं, जिसके तरफ आपका इशारा है उनकी तारीफ, वो चिराग पासवान से उनको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं। मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं आप? मैं कांग्रेस की युवराज की बात कह रहा हूं कि एक अच्छा। साइबेरियन पक्षी आएगा और कुछ, मुझे लगा प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर जी की बात नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात है कि मेरे एनडीए के अंदर जो पांडव जो है, एक इतनी खूबसूरती है, हम अपनी बात भी रख सकते हैं। हाँ। और बातें तय भी होती है, समन्वय भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होती है। लेकिन अगर हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने यह कहा है कि हमें 20 सीटें चाहिए, तो उनका कोई कहने का आधार होगा। विधानसभा के चुनाव में वो प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे कार्यकर्ता, मैंने कहा कि वो जमीनी स्तर के नेता, उनको पहचान की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल बेबाक बातें बोलते हैं, और जिसका नेतृत्व करते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो एनडीए बिल्कुल एक समन्वय की तरह चल रहा है। और महागठबंधन में आपने कहा कि जिसका मुखिया, आज कांग्रेस को एक चीज सही बात है कि कांग्रेस दबाव की राजनीति वहां कर रही है। हम और लोजपा या उपेंद्र जी, हम दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो आज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई कि मुखिया होंगे वहां पे? बहन भी स्वीकार नहीं कर रही है, मधु बहन भी हमारी स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए यहां पे क्या है कि हम लोग का नेता भी तय है कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल एक लक्ष्य है 225, फिर से नीतीश, उसी कल्पना को साकार करने के लिए हम लोग पुनः चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक दावे से कॉपी कलम लिख लीजिए कि हम लोग एनडीए सत्ता में आएंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं। वो क्यों? क्योंकि 90 के दशक के बाद जिस तरह से बिहार आदरणीय नीतीश कुमार को मिला था कि बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, नरसंहार होते थे बिहार के अंदर में, लोग सुरक्षित नहीं थे। मैं चूंकि मगध के यहां से आता हूं, हमारा एक जिला था जहानाबाद, जहां पे नरसंहार का दौर होता था। आज चले जाइए 12 बजे रात के दौर में, 1 बजे चले जाइए, बिल्कुल कहीं कोई डर भय नहीं है। महिलाएं निकल रही है, अच्छे कॉलेज हो रहे हैं, हॉस्पिटल हो रहे हैं। तो अभी देखा होगा कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना को देखिए कितना खूबसूरत बना। उतना ही नहीं, बिहार के प्रत्येक जिलों से उनका एक लक्ष्य है, अब जब एक्सप्रेसवे बनेगा तो आप 2.5 से 3 घंटा में आप पटना आ जाइए। ये बात सही है कि एयरपोर्ट चल जाइए, स्टेशन चल जाइए, इतने अच्छा खूबसूरत बिहार बना के दिया है। एक आधार है हमारा, और बिल्कुल हमें जितनी सीटें मिलेगी, मैं अपना सवाल ऐड ऑन करूंगा कि ठीक है, आपकी सरकार बढ़िया है, आपकी सरकार बढ़िया है। मैं सवाल ऐड ऑन करूंगा कि एलजेपीआर चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी खुद बोलते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग सुनते होंगे उनके बयान कि कैसे लेटर लिखा। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकार बहुत अच्छी है, वो कहते हैं मैं तो इस सरकार में हूं ही नहीं, जिस सरकार में हूं उस पर मैं बात बोल सकता हूं, लेकिन इस सरकार में हूं नहीं, और बिहार में क्राइम हो रहा है, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, आरोप लगाया, नाराजगी व्यक्त की। तो कहीं क्या शीर्ष नेतृत्व ने अभी तो कुछ बीच में लगता है कि शांत करा दिया है, लेकिन पहले तो खूब बोले, वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए अंकित मिश्रा जी, चूंकि उनके दल के प्रवक्ता विशेष तौर पे उनको ब्रीफ करेंगे, लेकिन मेरा मानना है, उनका कहना है कि चूंकि मैं सरकार के अंदर में बिल्कुल नहीं, लेकिन सरकार के अंदर में नहीं है, लेकिन वो अभिन्न अंग है, उनकी पीड़ा जायज थी। अगर कुछ घटनाएं घटी है तो उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज है, और वो बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गठबंधन में नहीं है। ठीक है, सौरभ जी की प्रतिक्रिया पे ले लेंगे, समय भी हो गया है, फिर हम पंकज भारती पे एक के पास फाइनल एक सवाल पे जाएंगे। सर बताइए, इस पे क्राइम पे चिराग पासवान का जो अपना एक वो रहा है कि मैं अंग भी नहीं हूं और क्राइम हो रहा है, उसको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है। तो क्या आप मानेंगे कि नीतीश सरकार में क्राइम जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा है? चाहे आप 6 महीने के लिए ही मान लीजिए, चाहे आप वैसे तो विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज, अगर उनकी सरकार कहेंगे तो ये जंगल राज 2.0 है। आई थिंक ये बिहार के 14 करोड़ लोगों पर मैं छोड़ता हूं कि बिहार का वो दौर और आज का दौर
आज जिनके लिए अमर रहें के नारे लगाए जाते हैं, जो तेजाब में नहलाया करते थे, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, ये डिबेट दूसरे दिशा में चला जाएगा। लेकिन जहां तक आपकी बात है, तो देखिए अंकित जी, सरकार में आप हैं या नहीं हैं, सबसे पहला दायित्व एक सार्वजनिक जीवन में या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आपकी पहली जिम्मेदारी बिहार के 14 करोड़ लोगों के प्रति है। और अगर आम लोगों की पीड़ा कहीं ना कहीं है, तो उस चेक और बैलेंस जिसको आप कहते हैं, उसको रिमाइंड कराना कहीं से गलत नहीं है। हम इस चीज से एकदम स्टैंड करते हैं कि अपराध सिर्फ बिहार में नहीं है, अपराध सभी राज्यों में होता है। और अगर कहीं कोई अपराध होता है तो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर या हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे पहले वहां जाकर कोई जाति या धर्म पूछकर नहीं जाते, हर जगह जाकर उनका आंसू पोंछते हैं। और अगर शासन और प्रशासन में कहीं कोई कमी भी है तो उसको भी हम रेखांकित करने का कल भी काम किए थे, आज भी कर रहे हैं और आपको आश्वस्त कर रहे, आगे भी करेंगे। पंकज सर, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक ठीक ठीक। पंकज सर, अभी सौरभ जी ने भी कहा कि इनका जो वो क्षेत्र है, शाहबाद क्षेत्र है, या जहां भी उन लोगों ने जो प्रभावित क्षेत्र जब कहेंगे काराकाट का सीट से जो इम्पैक्ट जो है आसपास सीटों में, ये कह रहे हैं कि कुशवाहा फैक्टर नहीं है, कुशवाहा फैक्टर गलत फैलाया गया, वो प्रोपेगेंडा है, और जो फैक्टर था असली वो संविधान था। यूपी में भी ये मुद्दा उठा था कि यूपी में अखिलेश यादव जो सीटें बढ़ी वो संविधान की वजह से ही, या जो वो एक डर पहुंचा। तो क्या आप मानते हैं कि यही एक विषय रहा है, या वाकई में जो राजनीति के जानकार अभी तक फिलहाल तो साल भर से चर्चा, और उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा कि मेरे चुनाव हारने के पीछे जो लोग हैं आप इशारे में समझ लीजिए कि कौन है, अपने ही लोग हैं एक तरीके से। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? बिहार की राजनीति हो या फिर आस पड़ोस के राज्यों की राजनीति हो, आप ये तय मानिए कि जाति एक सच है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। भले ही यहाँ जो मौजूद हमारे छोटे भाई सौरभ सिंह जी हैं या फिर और भी जो भी लोग हैं, वो अपनी बातों में चाशनी लपेट करके उसको जो रूप दे दे, वो एक अलग बात है। आप भले उसे जातीय समीकरण ना कहें, लेकिन आप अगर जातीय शब्द हटा करके आप अगर समीकरण की बात करते हैं, मैं सौरभ भाई से भी पूछूंगा, बहन मंजरी से भी पूछूंगा और पिंटू भाई से भी पूछूंगा कि आप जो सीट के बंटवारा करते हैं उसका आधार क्या होता है? क्या वो जातीय आधार पर आप टिकट नहीं देते हैं? तो ये सच्चाई है। आप ठीक है, आप इनकार करते हैं क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, ऐसी बातें आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जो राजनीति में बहुत कुछ जाति है वो तय करता है, और वो एक अहम फैक्टर है। जीत हार भी जाति ही तय करती है। और रही बात तो राजनीति में एक दूसरी बात जो मैं अपनी तरफ से यहाँ कह दे रहा हूँ, जो आपसे डिबेट का निष्कर्ष है, तो राजनीति में ना तो कोई किसी का आराध्य होता है, ना कोई आराधक होता है। परिस्थितियां तय करती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा तय करती है कि हम आपको पूजें या फिर उनको पूजें। तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार सब एक दूसरे की पूजा करते हैं। सच्चाई यही है। आप आगे आने वाले समय में देखेंगे जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, जो अपनी मंशा में सफल नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर अगर वो अपना एक अलग रास्ता अख्तियार कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वसीम बरेलवी की इन दो शब्दों से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय है कि इस घर को बचाया कैसे जाए। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो बिहार में चल रहा है वो यही है कि जीतन राम मांझी की पार्टी अपने दावे कर रही है, चिराग पासवान की पार्टी अपने दावे कर रही है। टीवी स्क्रीन पर भले ही दोनों एक साथ बैठ के एक सुर में मिलाते हुए दिख रहे हो, या फिर चिराग पासवान के हनुमान वाले बयान पर नाराज हो जाती हैं आरजेडी की प्रवक्ता कि कोई किसी का भगवान कैसे हो सकता है, आदमी कैसे भगवान हो सकता है। आप गलत तरीके से कह रहे हैं, या उनका ये दावा या आरोप एक तरीके से कहें, दावा ही नहीं, कि भगवान तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं और भगवान के फॉलोअर्स हमेशा से रहे हैं, कोई आज बीजेपी या एलजेपीआर के बनाने से नहीं है। बिहार के इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए और देखते रहिए बिहार की बात। नमस्कार।